everyone, how are you all? So I hope you all are doing well. Welcome to my channel Krishna Singh Dev. And अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, प्लीज डू दिस. हर वीडियो आई वांट आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. एंड दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिफोर आई स्टार्ट टुडेज क्लास, वांट टू टेल यू that the entire course of term 2 of CBSE and ISC is available on my app. You can download the app from Play Store. My app is called Krishna's Classes, not Krishna Singh, sorry, Krishna's Classes, and link to download the app is given to you in the description box. मेरे हर वीडियो के description box में आपको link to download the app and Telegram channel का link मिलेगा. And ये जो कोर्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि term 2 का entire कोर्स इज अवेलेबल, एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ये कोर्स अवेलेबल है, जिसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं. रिकॉर्डेड लेक्चर है. एंड अमेजिंग थिंग इज दैट हर टाइम जब भी मेरे कोर्सेज आते हैं तो वहां पर वीडियोस को व्यू करने की कुछ लिमिट सेट होती है, बट दिस टाइम आई फेल्ट दैट स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक्स मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की जरूरत हो सकती है, तो अनलिमिटेड व्यूज आर अवेलेबल टू यू ऑल. एंड ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज ऑल्सो 6 months. अगर आप अभी ये कोर्स लेंगे, आराम से आप अपना एग्जाम खत्म होने तक उसे देख सकते हैं. एंड वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस. सो प्लीज गो एंड डू चेक आउट द कोर्स ऑन माई ऐप. चलो, तो अब हम आज का काम स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? वी हैड डन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इसकी थ्योरी हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी. तो अब क्या बचा हुआ है टर्म 2 के सिलेबस में? आज हमको करना है बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट. लेकिन इससे पहले कि मैं आज की क्लास में क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूं, चलिए मैं एक काम कर लेती हूँ. मैं भूल गई थी कि मुझे रिवाइज भी करना है, तो पहले जो भी कुछ हमने किया हुआ है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं. थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करूंगी मैं इसका, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे. देखो, तो पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था? वी हैड डन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें चेंज इन फिक्स एसेट, मतलब कि अगर आपने फिक्स एसेट परचेज करी है तो आता है इट इज लाइक आउटफ्लो ऑफ कैश. अगर फिक्स एसेट हमने सेल कर दी है तो इट इज इनफ्लो ऑफ कैश. एंड यहाँ पर डेप्रिसिएशन या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन होने के बाद ही एसेट की जो वैल्यू बची रहती है वो आती है बुक वैल्यू. और अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो भी अमाउंट ऑफ लॉस एंड गेन है वो सब इंक्लूड है. वो लॉस एंड गेन तो एक अलग से हम कैलकुलेशन निकालते हैं कि बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन करते हैं. सो दैट विल नॉट come as inflow or outflow under the investing activity. दूसरी चीज ये हो सकती है कि जैसे कि एफए होती है, मतलब फिक्स एसेट होती है, उसी तरह से हमारी इंटेंजिबल एसेट्स जो होती है, फिक्स एसेट्स लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स. एफए के अंदर टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दो क्लासिफिकेशन है. ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट. तो जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनके अंदर भी जो चेंजेस आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल वगैरह, उनका इंक्रीज या उनका डिक्रीज. एक्सेप्ट फॉर द गुडविल, अगर ट्रेडमार्क या कॉपीराइट या पेटेंट्स का इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो that can be buying or selling. लेकिन गुडविल में आइसोलेशन में गुडविल की सेल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए गुडविल में आपको मोस्टली परचेस ही दिखाई देगी और गुडविल सिर्फ आपको अमोर्टाइज होती हुई दिखाई देगी. तो जब भी इनफ्लो ऑफ कैश की हम बात करेंगे तो सेल की वजह से इनफ्लो ऑफ कैश होगा, एंड आउटफ्लो ऑफ कैश की बात करेंगे तो परचेज की वजह से होगा. इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही होगा, इन्वेस्टमेंट परचेज या सेल किया जा सकता है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, इन तीनों चीजों में, कौन सी तीनों चीजों में? अगर हम बात करें फिक्स एसेट्स विच आर टेंजिबल, फिक्स एसेट्स विच आर इनटेंजिबल एंड इन्वेस्टमेंट, अपार्ट फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग, एक और तरीके से कैश का इनफ्लो हो सकता है, दैट इज इनकम जनरेटेड बाय दीज एसेट्स. क्या हो सकता है वो? ये हो सकता है अगर आपकी कोई फिक्स एसेट है तो उसके ऊपर आपको मिल सकता है, फिक्स एसेट या इंटेंजिबल एसेट पर भी, जैसे आपने कॉपीराइट किसी और को यूज करने के लिए दिया है तो आपको दूसरी तरीके से इनकम जनरेट हो सकती है, मतलब कि यहाँ पर आपको रेंट मिल सकता है. और अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं सो यू मे रिसीव
इंटरेस्ट मिल सकता है, आपको डिविडेंड मिल सकते हैं। सो ये सारी चीजें भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही अकाउंट किया जाता है, ठीक है। देन हमने काफी डिटेल में पढ़ा था हाउ टू मेक द अकाउंट्स, वो हम आज नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी प्रैक्टिस हमारे हो जाएगी। चलिए, तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली एक फर्स्ट क्वेश्चन करने की तरफ। ये क्या है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ आपसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक कॉलम बनाकर क्वेश्चन में परचेजेस एंड दूसरा कॉलम बनाकर के सेल्स का फिगर दिया हुआ है। तो परचेज और सेल्स की फिगर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर क्वेश्चन में अवेलेबल कराइए। तो हमें मालूम है जितनी भी परचेजेस होगी दैट विल कॉज आउटफ्लो ऑफ कैश, और जितनी भी सेल्स होगी इट विल कॉज इनफ्लो ऑफ कैश। और उसके साथ ही साथ नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, उसे भी पढ़ लेते हैं। पहले देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, गुडविल दिख रही है, मशीनरी एंड पेटेंट्स, ये सबके परचेजेस, ये सारे के सारे जो परचेजेस है ये क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश, और जितने के जितने सेल्स है ये सब इनफ्लो है, ठीक है। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट वाज 80,000, ये भी क्या है, इनफ्लो है। देन अगर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये भी मेरा इनफ्लो है, ठीक है। तो सारे तरीके के इनफ्लोज यहाँ पर बता दिए गए। देन नीचे एक और चीज लिखी, अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड वाज लेट आउट फॉर द कमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव वाज 80,000। सो ये भी इनफ्लो ऑफ कैश अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, बिकॉज ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इज फिक्स टेंजिबल एसेट, ठीक है। तो जितनी भी इनकम हमको फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल, टेंजिबल से होती है या इन्वेस्टमेंट से होती है, वो सब का सब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगेन जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए पीडीएफ मैंने अवेलेबल करा दिया है ऐप पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी, दोनों जगह पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ऐप पर आपको अंडर फ्री रिसोर्सेज के टैब में जाना होगा, वहां ये सब मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ हम करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो हम सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ये, इसको ऐसे लिख देते हैं, कैश फ्लो की जगह प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को हमने सेल किया, इन्वेस्टमेंट जितना सेल है पहले मैं उसको सबको एक साथ यहाँ पर लिख रही हूँ, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन दूसरा मैं लिख रही हूँ प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ machinery which is 1 lakh rupees. Then proceed from sale of patent which is again 1 lakh rupees. फिर उसके बाद जो नीचे एडिशनल पॉइंट्स दिए हुए हैं वहां से भी मैं जितना इनफ्लो ऑफ कैश हो सबको एक साथ इकट्ठा कर ले रही हूँ। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स 80,000, then dividend received is 40,000, फिर रेंट रिसीव्ड है एक और, दिस इज ऑल्सो 80,000। ओके, ये सारा प्लस वाले आइटम्स जो हैं हमने एक साथ इनको इकट्ठा कर लिया। अब इसके नीचे में जितने माइनस वाले आइटम्स है उनको लिख देते हैं। तो माइनस वाले आइटम में एक तो इन्वेस्टमेंट परचेज है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कैश यूज्ड इन परचेजिंग
इन्वेस्टमेंट एंड इट इज 5 लाख रुपीज। तो ये जो माइनस का फिगर होता है उसको हमने हमेशा सीखा है कि ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, इट डिनोट्स टू द माइनस फिगर। देन हमने गुडविल भी परचेज करी, तो कैश यूज्ड इन परचेजिंग गुडविल, और गुडविल इज बीइंग परचेज फॉर 2,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हमने एक मशीनरी भी परचेज करी, तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन परचेजिंग मशीनरी एंड द अमाउंट फॉर दिस इज, यहाँ पर लिखा है 7,40,000 रुपीज, ठीक है। तो ये रहा 7,40,000। तो अब मैंने सारे अमाउंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से 6 लाख, 1 लाख, 1 लाख रुपीज, 80,000, 40,000 एंड 80,000, पूरे के पूरे अमाउंट्स मैंने लिख लिए हैं। उसके बाद मैंने क्या कर लिया है, ये जो अमाउंट थे 5 लाख, 2,50,000, 7,40,000 जो कि माइनस फिगर थे, इनको भी लिख दिया। अब मुझे सिंपली इन्हें प्लस और माइनस करना है एंड जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिख देना है। देखो तो ये कितना हुआ, दिस इज 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, तो 6 प्लस 7 प्लस 8 लाख रुपीज यहाँ पर हो गया, एंड 80,000 प्लस 40,000 प्लस अनदर 80,000, और माइनस के फिगर हैं 5 प्लस 2.5, तो ये हो गया 7,50,000 माइनस किया, और एक और 7,40,000 माइनस किया। तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो कैश यूज आ रहा है, मतलब माय आंसर इज अ नेगेटिव आंसर। वो कितना आ रहा है, 4,90,000 का मेरा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ रहा है, ठीक है। 4,90,000 रुपीज इज अ माइनस फिगर, ठीक है। 4,90,000 रुपीज, व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये माइनस फिगर है। Okay, so this 4,90,000 is my final answer. तो it is very very simple as we discussed earlier. यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तरह कुछ ज्यादा आपको काम नहीं करना होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रिटी सिंपल, छोटा सा ही क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं है। चलिए तो मैं यहाँ पे पहले स्पेस क्रिएट कर रही हूँ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू कैन सी अभी के लिए आप चाहिए तो, क्योंकि बार बार जब मैं यहाँ से रेफर करती हूँ कई बार क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाता है, आपको पूरा टाइम दिखता नहीं है, तो यू कैन जस्ट क्लिक अ स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो ओवर हियर, क्लिक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन अपनी बुक में भी मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपकी बुक्स में से ही कहीं से लिया गया है। चलिए सो सबसे पहले यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ नेशनल प्लास्टिक लिमिटेड डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, शो द वर्किंग क्लियरली, ठीक है। लेजर वगैरह बनाने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले गुडविल दिया हुआ है, तो देखो गुडविल हमारा ये वाले जो फिगर है 2020 के फिगर्स हैं और ये 2021 के, तो गुडविल इंक्रीज हो गई, इसका मतलब गुडविल परचेज किया होगा। अगर पेटेंट्स देखें तो 3,80,000 से 260 के पेटेंट्स हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है अभी प्राइमा फेसी तो कि बेच दिया, लेकिन वील हैव टू रीड द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बिलो। देन उसके बाद मशीनरी है 10,20,000 की मशीनरी 12,40,000 की हो गई है, इसे भी यहाँ से देखकर लग रहा है परचेज करी होगी, बट स्टिल वील हैव टू रिलाई ऑन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद हमारे पास 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं जो 60,000 से 160 हो गए, परचेज किया गया है ऐसा लग रहा है। अगेन आई विल से ओवर हियर कि देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन लैंड में कोई चेंज नहीं है, फ्लैट पिछले साल भी 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है। सिमिलर थिंग इज दैट शेयर्स इन कंपनीज, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। चलिए अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बातें लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं। देखो पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000, 40,000 के पेटेंट्स को राइट ऑफ किया गया, मतलब ये अमोर्टाइजेशन की इंफॉर्मेशन आपको दी गई। एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20,000, यहाँ पर कितने में सेल किया वो बताया नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोगों को आता है कि पेटेंट अकाउंट कैसे बनाना है, मैंने आपको
सिखाया हुआ है, जैसे फिक्स एसेट अकाउंट बनता है विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वैसे ही हमको ये अकाउंट भी बनाने से पता चल जाएगा मिसिंग फिगर की परचेज या सेल कितना हुआ है। ठीक है, चलिए देन मशीनरी कॉस्टिंग। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिख के दे दिया, इसी को यूटिलाइज करके हम लोग एक काम करते हैं, अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप ऊपर का कुछ स्पेस खाली छोड़ेंगे, उसके बाद अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। प्रेजेंटेशन पर्पस से वो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे यहाँ स्पेस क्रिएट करना होता है बार बार, तो आई विल डू वन थिंग कि मैं पहले अपनी वर्किंग कर देती हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो मैंने ये सब किया हुआ है इसको हटा देती हूँ, सो दैट अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले रहा है तो उसके सामने साफ क्लियर आएगा ये। चलिए अब मैं एक काम कर रही हूँ, सबसे पहले मैं जो कर रही हूँ अपनी वर्किंग में, आई एम मेकिंग पेटेंट अकाउंट। ठीक है, ये मेरे वर्किंग नोट्स हैं जिसमें मैं सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट का अकाउंट बना रही हूँ, और नाम क्या है इस इंटेंजिबल एसेट का अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट। ठीक है, तो मैंने बनाया पेटेंट्स अकाउंट। इस पेटेंट्स अकाउंट में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये जो फिगर है 2020 का 3,80,000, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,80,000, एंड ये मेरा क्लोजिंग फिगर है, तो मैं यहां पर लिखूंगी बाय बैलेंस carried down and amount is 2,60,000 rupees। ठीक है, अब क्या बोला, पेटेंट्स और रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000। देखिए तो एक्सटेंट ऑफ 40,000 पे जो रिटर्न ऑफ है, मतलब बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होगा। ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में अमोर्टाइजेशन जाता है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ आते, और कितना राइट ऑफ किया गया है, 40,000 रुपीज इज बीइंग रिटर्न ऑफ। ठीक है, अच्छा बोल रहे कि कुछ पेटेंट्स को हमने सेल किया गेन पर, तो वो गेन भी तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाती है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप उसको लिखते हो, तो यहाँ पर हम इसको डेबिट साइड में लिख देते हैं। हम सबको पता है अगर गेन होती है तो इट गोज ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, 20,000 यहाँ आ गया। अब आप देखिए आपको बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से हमें सेल्स का अमाउंट पता चल जाएगा बाय बैंक, क्योंकि हमें देखकर ही पता चल रहा है कि डेबिट साइड का बैलेंस इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड का बैलेंस। यहाँ पर 380 एंड 20 4 लाख रुपीस हो रहा है, वेरस अगर हम क्रेडिट साइड में देखिए तो यहाँ पर 3 लाख रुपीस ही हो रहा है, 260 प्लस 40। तो जो 1 लाख रुपीस का बैलेंसिंग फिगर है उसे हम क्या मानेंगे, ये सेल्स का फिगर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है, व्हाट इज दिस, दिस इज इनफ्लो ऑफ कैश। ये क्या है, दिस इज इनफ्लो ऑफ कैश। हम जब अपनी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसको इनफ्लो ऑफ कैश की तरह ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने कर लिया। गुडविल का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि गुडविल में इंक्रीज का एक ही मतलब है कि गुडविल को परचेज किया गया है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि गुडविल की अमोर्टाइजेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नीचे हो, वो हम पढ़ लेते हैं। तो जो पॉइंट हो गया उसको मैं टिक कर लेती हूँ, पेटेंट इज done, and मेरा point number 1 is also done। चलिए सेकेंड पॉइंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ रही हूँ, अ मशीन कॉस्टिंग 1,40,000, डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 60,000। तो कॉस्ट है 140 की, लेकिन क्या बुक वैल्यू इज 140? नो, बुक वैल्यू तो 1,40,000 में से 60,000 जाने के बाद की जो वैल्यू बची हुई है दैट इज बुक वैल्यू। मतलब 1,40,000 माइनस 60,000, 80,000 इज योर बुक वैल्यू। वह सोल्ड फॉर 50,000। तो यही देख के समझ में आ रहा है कि देयर इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कैसे? क्योंकि 1,40,000 की बुक वैल्यू थी, उसमें से 60,000 जा चुका है, तो कितना बचा, 80,000 की मशीन बची है जिसको हमने 50,000 में सेल कर दिया। मतलब क्या हो गया, 30,000 रुपीज का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया है। ठीक है, और ये जो 50,000 का अमाउंट है इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, दिस 50,000 का अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज इनफ्लो ऑफ कैश। और एक और चीज बता रहा है क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,40,000। तो ये डिप्रिसिएशन चार्ज भी मशीनरी अकाउंट में आता है। ये मशीनरी अकाउंट हमको बनाकर देखना पड़ेगा।
ठीक है, सेलिंग की इंफॉर्मेशन है। अब हो सकता है बाइंग की इंफॉर्मेशन बैलेंसिंग फिगर से निकले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने सामने यहाँ पर इस क्वेश्चन को खोल के रखती हूँ, बिकॉज आई हैव टू रिफर दिस क्वेश्चन। बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, तो मैं इधर, मेरे पास बुक है जहां से मैंने इसे लिया है, सो आई विल कीप इट ओवर हियर। आप लोग इसे इधर से रिफर करते रहेंगे। चलिए, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ओपनिंग मशीनरी अकाउंट। मेरे पास मशीनरी अकाउंट में ओपन कर रही हूँ, और जैसा हमेशा होता है मशीनरी अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी रिटर्न ओवर हियर। तो मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 10,20,000 रुपीज, एंड इसका क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन is 12,40,000 रुपीज। ठीक है, 12,40,000 रुपीज यहाँ आ गया। अब उसके बाद जो उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है देखो, मशीनरी कॉस्टिंग 140, डिप्रिसिएशन चार्ज देर ऑन 60,000। अच्छा, अब मैम क्या हमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है? नहीं बेटा, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन तभी ट्रांसफर होता है मशीनरी अकाउंट में जबकि आपको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया हो। इस क्वेश्चन में कोई एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया ही नहीं गया है। ये इंफॉर्मेशन ओनली फॉर योर कैलकुलेशन इज गिवन, सो दैट आप मशीनरी के ऊपर लॉस या गेन का कैलकुलेशन कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम सीधे बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, और जो सेल का फिगर है, कितने अमाउंट में हमने मशीनरी को सेल किया है, 50,000 में हमने मशीन को सेल किया है, उसे हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्यों स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यहाँ पर लिखेंगे हम? जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हुआ है, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कैसे निकालेंगे? पहले तो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी हो गई भाई? 1,40,000 की आपकी मशीन थी, उसमें से आपने 60,000 रुपीज अभी तक का डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, और फिर उसमें से बुक वैल्यू माइनस कर दिया, तो लॉस जो आ गया वो आ गया 30,000 रुपीज का लॉस आ गया। ठीक है, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि देखो सारे के सारे आइटम्स तो आपने क्रेडिट साइड में लिखे, और क्रेडिट साइड जो है वो क्या हो गया? वो बड़ा भी हो गया डेबिट साइड से। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर से कोई अमाउंट आएगा डेबिट साइड में, और बैलेंसिंग फिगर से अगर कोई अमाउंट डेबिट साइड में आता है तो दैट इज नथिंग बट परचेज। ठीक है, मतलब आपका जो इनफ्लो ऑफ कैश है वो यहाँ पर, सॉरी आउटफ्लो ऑफ कैश जो है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर 12,40,000 रुपीज क्रेडिट साइड में है, और 30,000 रुपीज है, और 50,000 रुपीज है। तो टोटल, ओ रुको जरा, एक और चीज मैंने लिखना भूल गया, दैट इज जो क्वेश्चन ने दिखाया हुआ है ये 1,40,000 का बोल रहे हैं, हमने डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो इसको भी बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखेंगे हम। ये है डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर 1,40,000, तो इस अमाउंट को भी हम ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 50,000 प्लस 30,000 80,000 प्लस 1,40,000 प्लस 12,40,000, तो 14,60,000 का टोटल अमाउंट हो गया ऑन द क्रेडिट साइड। 14,60,000 के टोटल अमाउंट में से मुझे माइनस करना है 4,40,000। ठीक है, 4,40,000 मैंने यहाँ पर ले आया। कैसे? बैलेंसिंग फिगर से मैंने 14,60,000 में से 10,20,000 माइनस किया, तो मेरा जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ गया 4,40,000। अब देखो, ये जो 4,40,000 का फिगर है, ये जो 4,40,000 का फिगर है, ये क्या है भाई? अरे सिलेक्ट हो जाओ, मैं यहाँ पे हाइलाइटर सिलेक्ट कर रही हूँ और वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। चलो, ये जो अमाउंट है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर आउटफ्लो ऑफ कैश। ये क्या है? ये आपका आउटफ्लो ऑफ कैश है। वेरेस ये जो बैंक वाला अमाउंट है, ये वाला जो क्रेडिट साइड में आया है, ये है इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, तो हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड? नंबर 1, पेटेंट अकाउंट में एक इनफ्लो ऑफ कैश दिखा रहा है। नंबर 2, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक इनफ्लो ऑफ कैश दिखा रहा है। नंबर 3, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में एक आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट वाले पॉइंट को भी डील कर लिया। अब हमें आगे जाना है, और
यहाँ पर और जो बाकी इंफॉर्मेशन दी है उसके साथ डील करना है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2021 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज। ओहो, इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया। देखो इन्वेस्टमेंट क्या था, 60,000 के ओपनिंग थे और 1,60,000 के क्लोजिंग थे। तो ये बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर लास्ट डेट पे 12% की इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए। कितने के लिए? 1,80,000 के। और बोलता है सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। देखो फिर से ये क्या कर रहा है, हमें हिंट दे रहा है कि देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ और बैलेंसिंग फिगर से निकालो, क्योंकि इसने बोला सम इन्वेस्टमेंट लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट बता दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 21। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे मैम, हमको तो रेट ही नहीं पता। अरे पता है बेटा, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट क्या इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आता है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं? आंसर इज नो, वहां पे इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट लेकिन आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना होता है, अलग से लिखना होता है। चलिए, तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगी, मैं यहाँ पर बनाऊंगी 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी मेड। और उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हम देख के आ जाते हैं। इसके ओपनिंग बैलेंस 60,000 एंड 1,60,000 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड ओपनिंग बैलेंस से 60,000 और यहाँ लिखूंगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हमको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में बोला है 12% इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किए 1,80,000 के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैंक, और ये परचेज की फिगर है, बैंक लिखा है, और ये है परचेज की फिगर। परचेज कितना अमाउंट किया आपने? 1,80,000 का अमाउंट परचेज किया है। और जो भी परचेज होता है वो क्या है? दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश है। फिर उसके बाद बोलता है कुछ इन्वेस्टमेंट सेल भी करें हमने भाई। तो कितने पे सेल किए हैं वो तो नहीं बताता है, लेकिन बोलता है कि गेन हुई है हमको सेल पे। और कितने की गेन हुई है? हमने ना 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। चलो भाई, तुमने 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट का तो कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, वही क्या हो जाएगा, दैट इटसेल्फ विल बिकम योर अमाउंट ऑफ सेल्स। वही हमारा क्या बन जाएगा? अमाउंट ऑफ सेल्स बन जाएगा। चलिए, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर बाय बैंक करके हम लिखेंगे, ये सेल का फिगर होगा। और ये कैसे आया? ये आया बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो आपका डेबिट साइड में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? 60,000 रुपीज, 1,80,000 एंड 20,000 रुपीज। तो टोटल 2,60,000 रुपीज इज अवेलेबल ओवर देयर, जिसमें से 1,60,000 हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, मतलब ये वाले साइड का 2,60,000, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, प्लीज इसको एक लाइन में लिखिएगा। ये हटा दिया। या चलो, तुम लोग तो मेरा कहने से सुनोगे नहीं, मैं इसी को थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना था बाय बैलेंस कैरिड डाउन? 1,60,000 और टोटल आ रहा है 2,60,000। तो 1,00,000 रुपीज जो है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सेल का अमाउंट। तो जो भी सेल का अमाउंट होता है वो क्या होता है? इनफ्लो होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 इज ऑल्सो डन। Then received interest, it received 10% dividend on shares। तो ठीक है, वो तो 10% जो डिविडेंड हम रिसीव करेंगे, दोनों जगह शेयर की वैल्यू बराबर ही थी। तो 1,00,000 का 10% हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देंगे। And land purchase for investment purpose was let out for 20,000 rupees। ठीक है, तो लैंड परचेज किया था हमने, इन्वेस्टमेंट एंड लैंड भी चेंज दिया, उसके ऊपर हमको कितना इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, सॉरी 20,000 रुपीज का रेंट मिला है। ठीक है, अब हमारे हाथ में सारी इंफॉर्मेशन है। अब हमें एक छोटू सा काम करना है कि इन्वेस्टमेंट ऑन कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक फॉर्मेट में बना के लिख देना है। सारी की सारी वर्किंग हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बस देखो कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को, मैं क्यों आपको समझा भी रही हूँ, तो आई मस्ट हैव टेकन लॉन्गर टाइम टू एक्सप्लेन एंड देन राइट। आप जब खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लेट अस डू
यहाँ पर मुझे अगेन थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। चलो इतनी जगह में आई होप आ जाएगा। यहाँ मैं लिख लेती हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ, क्या किया था भाई, देखो सेल ऑफ पेटेंट्स किया था हमने, और वो हमने निकाला था फिगर कितने का, 1 लाख रुपीस का फिगर आया था। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स लिख रही हूँ मैं सबसे पहले, ये है 1 लाख रुपीस का फिगर, पॉजिटिव अमाउंट है। फिर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी लिख रही हूँ, which is 50,000 रुपीस। फिर मेरे पास एक नेगेटिव फिगर है, दैट इज प्रोसीड कैश यूज्ड इन परचेजिंग मशीनरी, ये 4,40,000 का, इसे भी मैं लिखूंगी यहाँ पे। ₹4,40,000। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, यहाँ पर भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों है। कैश यूज्ड इन परचेजिंग इन्वेस्टमेंट विच इज 1,80,000 रुपीज, और जितने भी माइनस फिगर होते हैं उन्हें हम ब्रैकेट में लिखते हैं। देन प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर दिख रहा है आपको ग्रीन से ऊपर 1 लाख रुपीज है, दिस इज अ पॉजिटिव फिगर, ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने अकाउंट्स बनाए थे वहां से निकाल के लिख ली। अब हमें क्या करना है, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वहां से इंफॉर्मेशन पिक करनी है। देखो तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 पर जाइए, वहां लिखा हुआ है रिसीव्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% ऑन शेयर्स, और शेयर्स की वैल्यू है 1 लाख रुपीज। तो हम लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड, और वो कितना है 10,000 रुपीज। कैसे 10,000 आया, 1 लाख रुपीज का 10%, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आया पॉइंट नंबर 4 इज डन। पॉइंट नंबर 5 में लैंड परचेज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस वाज लेट आउट फॉर रेंट रिसीव्ड 20,000। तो आपको ये भी लिखना है रेंट रिसीव्ड 20,000 रुपीज, दिस इज ऑल्सो इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। एक और चीज बची हुई है, ये देखिए पॉइंट नंबर 3 में नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2021। तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ है, ये देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इसकी जो क्लोजिंग वैल्यू है ना कितनी है, वो 1,60,000। इसके ऊपर आप 12% इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,60,000 का 12% निकालेंगे। ओके, सो 1,60,000 का 12% होता है 19,200, ये भी आपको मिल गया। चलो अब हम लोग ऊपर जरा चेक कर लेते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग अकाउंटेड फॉर, क्या नहीं गुडविल नहीं हुआ है, गुडविल इंक्रीज हुई तो गुडविल को हम परचेज मानेंगे। हम लिख लेते हैं कैश यूज्ड इन परचेजिंग गुडविल, वो है 1 लाख रुपीज। तो ये नेगेटिव फिगर हो गया, ठीक है। ये 1 लाख रुपीज है भाई, 3 zeros and 2 zeros, ओके 5 zeros ऑल टुगेदर। चलो तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने अकाउंट फॉर कर ली, अब हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो पॉजिटिव फिगर्स को मैं पहले ऐड कर ले रही हूँ, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस अनदर 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 19,200, ठीक है। उसमें से जितने माइनस फिगर हैं, 4,40,000 का माइनस फिगर है, 1,80,000 का माइनस फिगर है, और एक 1 लाख रुपीज का माइनस फिगर है। इन सारे माइनस फिगर्स को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि माइनस फिगर्स जो हैं वो ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो आपका जो कैश फ्लो है वो कैसा होगा, वो नेगेटिव है, एंड आंसर इज
4,32,800 ऐसा आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते, शायद मैंने एक फिगर मैंने आंसर चेक किया तो ये 4,32,800 आ रहा है और मेरा 32 की जगह कुछ और आ रहा था। एक बार फिर चेक करती हूँ। 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 another 1 lakh plus 10,000 plus 20,000 plus 19,200। यस, मैंने एक फिगर मिस कर दिया था यहाँ से। एनीवेज ऐसा हो जाता है। चलिए, तो आंसर इज कमिंग 4,32,800। ओके, अभी भी शायद कुछ मिसिंग है, अभी भी एक फिगर मेरा कुछ मिसिंग है। चलिए मैं फिर से देख लेती हूँ। पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20,000। एक बार मैं फिर से इसे चेक करके आपको फिगर्स बता देती हूँ। चलो, तो इस काम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक छोटी सी गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट, उसको मैं ठीक कर देती हूँ। तो जो मेरा आंसर नहीं आ रहा था, आई सेड कि मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। व्हाट आंसर इज गिवन इन द बुक, इट इज 7,200। मैंने इसे गलती से 19,200 लिख दिया था। हाउ इट इज कमिंग 7,200? देखिए क्या हुआ, आप अगर इस वाले पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, ऑन थर्ड पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखा ऑन 31 मार्च 2021, मतलब कि करंट ईयर की लास्ट डेट पे सम ऑफ द डिबेंचर्स वर परचेज फॉर 1,80,000। तो आप सबको मालूम है, अगर लास्ट डेट ऑफ द ईयर में कोई डिबेंचर्स परचेज हुए हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इंटरेस्ट इस करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसे हमें नहीं लेना होगा। और एक और चीज लिखी हुई है, एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर, यहाँ देखिए मैं इसे पढ़ रही हूँ, सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। ठीक है, उसी डेट पे इसी के कंटिन्यूएशन में लिखा है, एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स को हमने सेल भी कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 20,000 में सेल कर दिया। अब कितने में सेल किया उसकी यहाँ पे रिलेवेंस नहीं, अभी हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि किस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो लास्ट डेट ऑफ द ईयर में ये दो चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? नंबर 1 चेंज की 1,80,000 के हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर दिए, एंड नंबर 2 चेंजेस दैट कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, जब हम यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली वो लास्ट डेट पे नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट पे ये दो चेंजेस आए हैं। हमें अब क्या करना चाहिए, हमें ओपनिंग बैलेंस लेना चाहिए और ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में वो चीज इंक्लूडेड है जो आपके पास पूरे साल थी, मतलब कि जिसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। जैसे कि एक बात बताओ, अगर मैं कि हमने अगर लास्ट डेट ऑफ द ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट सेल किए, जो बता रहे हैं ना 20,000 के गेन पर इन्वेस्टमेंट सेल किए, ये इन्वेस्टमेंट क्या हमारे पास सारे साल भर थे? यस थे। 31 मार्च को आपने सेल किया, ये तो पूरे साल हमारे साथ थे, तो इसके ऊपर तो हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। आंसर इज यस, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर। इसीलिए ये जो अमाउंट है जो हमने सेल किया होगा, दिस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द बिगिनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, जो हमारा बैलेंस बीडी था ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसमें ये 1,80,000 के जो एडिशनल डिबेंचर्स हमने परचेज किए वो इंक्लूडेड नहीं है, और ये वाले इंक्लूडेड हैं जो हमें चाहिए भी था। देखो हमने जो निकाला था कि हमने कितने के इन्वेस्टमेंट बेच दिए, वी हैड कैलकुलेटेड ओवर हियर, हमने कितने अमाउंट के इन्वेस्टमेंट बेच दिए हैं, हमने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया, तो ये 60,000 में इंक्लूडेड होगा। आप बोलेंगे मैम ये 1,60,000 में कैसे इंक्लूडेड है? अरे भाई, ये 1 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट को आपने प्रॉफिट पे सेल किया है, इसके ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख रुपीस नहीं थी, ठीक है। हमें वो पता भी नहीं करना है, हमें तो ये मालूम है कि ओपनिंग बैलेंस जो है ना, इसके अंदर आपका ये जो सेल हुआ इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्लूडेड था, ठीक है। दैट्स इट। चलो अभी चलते हैं। इसका जो 7,200 आया वो कैसे आया? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 1,60,000 इंटू 12%, तो ये 1,60,000 इंटू 12% नहीं है, उसकी जगह यहाँ पे 60,000 इंटू 12% है, तो ये हो गया 7,200। अब आपके पास प्लस वाले फिगर कितने हो गए? 1 लाख प्लस 50,000 प्लस अनदर 1 लाख 10,000 20,000 एंड 7,200, एंड माइनस वाले फिगर्स ये हो गए हैं
440, 180 and 1 lakh rupees. ठीक है, तो 4,40,000, 1,80,000 and 1 lakh rupees, these are all minus figures. 7,20,000 के मेरे पास minus figures आ गए, जिसमें से मैं plus figure of 1,50,000 and another 1,10,000 and 27,200 minus कर दूंगी. तो मेरा final answer जो आ रहा है वो है 4,32,800 and this is a minus figure. Minus figure मतलब ये जो फिगर है, दिस इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है. ठीक है, ये क्या है? दिस इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ठीक है, तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो. हमारा एक और क्वेश्चन ऑफ कैश यूज्ड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमने कर लिया. देखिए, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे साथ करते जाएंगे और घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, व्हाट विल हैपन, योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप. और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, जिसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल के तो बहुत सारे डेफिनेशन है. आई विल से बिजनेस स्टडीज इज आल्सो अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. सो आई विल से नॉट से प्रैक्टिकल, बट या जिसमें कि न्यूमेरिकल आपको करने होते हैं, उनको करने का, उन पे कॉन्फिडेंस लाने का और उनको फास्ट करने, क्योंकि स्पीड आल्सो मैटर्स अ लॉट. और अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट है तो आपको मालूम है आपको कैलकुलेशंस भी फास्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज यू डोंट हैव कैलकुलेटर अलाउड. आईएससी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तो उनके पास ये बेनिफिट है कि वो कैलकुलेटर से अपना कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं. हालांकि मेंटली कोई कैलकुलेशन फास्ट करता है तो वो कैलकुलेटर से ज्यादा जल्दी होएगा. आई एम नॉट वन ऑफ दैट पर्सन, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट या वो फास्टर होता है, मैंने देखा है करते हुए लोगों के सामने. सो एनीवेज, यू हैव टू वर्क ऑन टू थिंग्स कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, ताकि आपका फ्लो में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ. आप बार बार रुक के सोचे नहीं आप क्या करना है, आप क्या करना है. एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया, सारे क्वेश्चन देखे हुए आएंगे. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले किया नहीं था आ गया. नो, इट्स ऑल द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली बोर्ड में आने वाले हैं. आपने उस तरह के क्वेश्चंस पहले देखे हुए होंगे, वही सब कॉन्सेप्ट मिक्स होकर के आने वाले हैं. तो नई कोई बात नहीं आएगी जो आपने कभी करी नहीं है. सब कुछ जो आपके स्पेसिमेन पेपर में, बुक्स में दिया है, वैसे ही आएगा. सो आपने अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है तो फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. दूसरी बात, स्पीड आल्सो मैटर्स अ लॉट, तो आपको स्पीड पे भी काम करना है. तो जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए. ठीक है, चलिए अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं. विल स्टार्ट रीडिंग एंड देन विल सॉल्व. मैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आई नीड लिटिल मोर स्पेस फॉर दिस. ये भी एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जहां पर हम अच्छे से करेंगे और उसको समझेंगे. देखिए, आई कैन, yeah, I have expanded it a little. Now you can read it comfortably. ये देखिए, following is the balance sheet of for Lance Limited and also additional information. Calculate cash flow from investing activities. आपको cash flow from investing activity calculate करने के लिए दे रहा है. देखो, यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमें कैश का इनफ्लो कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो आपको ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है. क्यों किसी काम का नहीं है मैम? वो भी तो बैलेंस शीट का पार्ट है. हाँ है बेटा, बैलेंस शीट का पार्ट है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, या फिर इसका इम्प्लीकेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हो सकता है. लेकिन जब आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये सारे शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटी का कोई रोल नहीं है. हमें क्या देखना है? हमारा पूरा फोकस होना चाहिए ओनली ऑन दिस एरिया. ये जो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टोटल एसेट्स, यहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए. तो देखो, सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टीपीई दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिया हुआ है, जो कि पिछले साल भी 3 लाख थी, अभी भी 3 लाख ही है. तो क्या हुआ? कोई डिफरेंस नहीं है. तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के पता चलेगा कि क्या कोई बाइंग सेलिंग के बारे में कुछ लिखा है, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि बाइंग एंड सेलिंग हुई है उसके बाद भी ये बैलेंसेस सेम आ रहे हैं. तो कभी भी प्राइमा फेसी ये इन्फॉर्मेशन देख के मत सोचा करिए और जाके लिखना नहीं है. जब तक आप पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे तब तक आप कुछ करना शुरू नहीं करेंगे. ठीक है. दूसरा है
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो 4 लाख के थे 2 लाख के हो गए। प्राइमा फेसी देख के ऐसा लग रहा है कि दिस इज बीइंग सोल्ड, इसीलिए कम हो गए, लेकिन फिर भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंसेस दिए, तो आपको मालूम है कैश एंड बैंक बैलेंसेस तो अलग से, यही तो हम एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं इसमें कि क्लोजिंग क्या था, तो हमको उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी यहाँ नहीं आते, तो ओनली ए एंड बी पॉइंट हमारे काम के हैं इस पूरे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में। और क्या लिखा हुआ है देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड इज 5000। तो ये 5000 दिया हुआ है, तो हमें क्या चीजें दिखाई दे रही है? ओनली 2 थिंग्स वी कैन सी फ्रॉम हियर। एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो 3 लाख कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसमें कुछ नहीं लिखना है। लेकिन हाँ, हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया है, 4 लाख से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, इसका मतलब इट इज बीइंग सोल्ड। और अगर सेल कर दिया है तो वो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। दूसरी चीज जो हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है वो भी कैश का इनफ्लो ही होगा। तो हमारे पास 2 इनफ्लो ऑफ कैश यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक हमारा इनफ्लो ऑफ कैश इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट को सेल करने से इनकम आई है, और दूसरा हमारे पास डिविडेंड रिसीव हुआ है। दैट्स इट, बस 2 ही चीजें तो लिखनी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जैसे मैं आपको बार बार बोलते आ रही हूँ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है ना और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी बहुत बहुत सिंपल है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको अकाउंट्स बनाने के लिए बोला जाएगा, तो अकाउंट्स आप लोग क्लास 11 से बना रहे हो, और अगर आप कॉमर्स, आपके पास कोई ऐसा इलेक्टिव सब्जेक्ट था जहां आपने 9th-10th में भी अकाउंटिंग करना सीखी है, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। चलो, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ cash flow from operating activities, ठीक है। और फिर हमारे पास ये अमाउंट का कॉलम होगा। आप चाहे तो अमाउंट के 2 कॉलम भी बना सकते हैं, इनर कॉलम आउटर कॉलम। ये मेरा पर्टिकुलर्स हो गया, और ये अमाउंट इन रुपीस हो गया। चलो, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी कैश, सॉरी नॉट कैश, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट ही था ना वो, यस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ, जो वहां नाम लिखा है वही नाम लिख देते, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एंड अमाउंट कैसे आएगा, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट था एंड करंट ईयर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर रिड्यूस हुआ है तो उसका मतलब ये इनफ्लो ऑफ कैश है। सो 2 लाख रुपीज यहाँ पर आ जाएंगे। इट इज पॉजिटिव फिगर, वील राइट ओवर हियर 2 लाख रुपीज। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसमें हमें पता है डिविडेंड रिसीव्ड। सो डिविडेंड रिसीव्ड इज आल्सो इनफ्लो। ओके, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था और उसका सोल्यूशन कितना है, इतना सा, ओनली 3-4 लाइंस में आपका सोल्यूशन आ गया। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करने में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये मतलब अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन कर पे, और जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे कैश फ्लो के पूरे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, वहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फिर से आएगा। चलिए, अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, यू कैन पॉज राइट नाउ एंड डू इट, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के टाइम में भी पॉजिंग नहीं किया था, तो मैं कर देती हूँ। ये देखिए, इसको भी मैं पॉज कर देती हूँ, आप नोट डाउन करिए अगर आपने मेरे साथ साथ नहीं लिखा था तो। यहाँ पर भी सिमिलर, आई विल जस्ट शो यू ऑल टुगेदर एक साथ। ये एक काम करिए, अलग अलग करके दिखा देती हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका पेटेंट्स अकाउंट है, पॉज इट एंड नोट डाउन।
अगर किसी का छूट गया था, pause it and note down, and this also you pause and note down. चलिए, let's go to the next question. ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, आपको मशीनरी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख था एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 4,20,000। सो देखकर ऐसा लग रहा है कि मशीनरी का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब शायद परचेज हुई होगी। फिर भी जैसा मैंने बोला, विल वेट, विल रीड द एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड देन ओनली डू समथिंग। ओके, फिर हमारा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। पेटेंट्स दिया हुआ है, और अब देखते हैं पेटेंट्स का अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि पेटेंट्स यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है कि पेटेंट्स की सेल हुई है, लेकिन स्टिल अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ लिखा हुआ है तो विल हैव टू अकोमोडेट दैट एंड विल हैव टू मेक अकाउंट। तो देखो, पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ बुक वैल्यू। तो क्या हो गया, आपको बोल रहे हैं एक ड्यूरिंग द ईयर 40,000 की एक मशीन थी जिसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 24,000 था। इसको हमने सेल कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ बुक वैल्यू। बहुत काम की लाइन है ये, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बुक वैल्यू ही पता करनी है। तो बुक वैल्यू कैसे पता होती है, कॉस्ट में से जब हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या पता चलती है, बीवी। बीवी मतलब बुक वैल्यू पता चलती है, ठीक है, और कोई मतलब नहीं बीवी का, बुक वैल्यू पता चलती है, ठीक है। सो 40,000 की आपकी जो एसेट थी, अभी वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 16,000 की हो गई है। तो आपकी बुक वैल्यू कितनी आ गई है, 16,000 की बुक वैल्यू आ गई है। और प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 25% ऑफ बुक वैल्यू। तो ये कितना का 25% बोल रहे हैं, 16,000 का 25% इज योर प्रॉफिट। सो 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 for the 16 कितना हो गया, ये 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया आपके, ठीक है। तो 16,000 इंटू 25%, 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन से आपको क्या लग रहा है कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा? यस, यू आर राइट, यू विल हैव टू मेक अकाउंट। और एक नहीं, दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन से 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे? एक तो मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। तो 2 अकाउंट तो यहाँ से बनाने पड़ेंगे, ठीक है, काम मिल गया हमको। दूसरी क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई? दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, पेटेंट्स वर रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज। तो मतलब वो बोल रहा है कि एक तो ऐसा करना, क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना अमोर्टाइजेशन हुआ है। रिटर्न ऑफ मतलब अमोर्टाइजेशन हुआ है 40,000 रुपीज का, एंड कुछ पेटेंट्स को हमने सेल भी कर दिया है और उस सेल से हमें 20,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न हुआ है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के पता चल रहा है हमें 3 अकाउंट बनाने हैं, तभी हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट हो पाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने तो ऑलरेडी अकाउंट्स बनाना अच्छे से सीख लिया है, तो हम बहुत इजीली इन अकाउंट्स को बना पाएंगे। और यहाँ पर नहीं, ये अकाउंट्स बनाना तो हमने कहाँ सीख लिया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही सीख लिया था, ठीक है। चलिए, तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है बुक में, तो आप इसे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए, और बाद में तो आपको ये नोट्स मिल ही जाएंगे जहां पर आपको मेरे सॉल्यूशंस भी दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ये जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट यू कैन पॉज एंड नोट डाउन, फिर क्लिक और नोट डाउन व्हाटएवर, ठीक है। आजकल नोट डाउन तो कोई नहीं करता है, मुझे मालूम है, ठीक है। सो ओके, टू सेव टाइम इट्स बेटर नॉट टू नोट डाउन द क्वेश्चन, बट या सोल्यूशन में हमेशा बोलूंगी कि आप अपने हाथ से लिख के करिए। चलिए, तो हम चाह रहे हैं, और हम सबसे पहले अपने वर्किंग नोट्स करना शुरू करेंगे। तो मेरा पहला वर्किंग नोट जो होगा वो होगा, मैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट दोनों एक ही साथ बना लूंगी, ठीक है। तो वर्किंग नोट में मैंने क्या किया, मैं ओपन कर रही हूँ मशीनरी अकाउंट, और इसी के नीचे यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ के क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पर, accumulated depreciation। So accumulated depreciation अकाउंट भी मैं ओपन करूंगी। ठीक है, हमें मालूम है कि ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ होते हैं,
तो जो मशीनरी अकाउंट है, जो एसेट अकाउंट होते हैं, उनका ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट साइड में होता है, वेयर एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कि लाइबिलिटी इन द नेचर है, इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में होते हैं। जितने प्रोविजंस, रिजर्व्स वगैरह होते हैं लाइबिलिटी इन द नेचर होते हैं, जैसे तो लाइबिलिटी अकाउंट होते हैं, उनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो सब क्रेडिट साइड में होता है। ठीक है, चलिए तो बैलेंसेस कॉपी कर लेते हैं। ऊपर से 4 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, और इसी के साथ साथ मैं क्या करती हूँ, मैं क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेती हूँ। ये देखो, ये ओपनिंग बैलेंस है, मैं क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेती हूँ। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर कहीं आ जाएगा, मैं इसे भी लिख लेती हूँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वो है 4,20,000 का। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस का कॉपी करने का काम खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 1 लाख एंड 1,10,000 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 लाख रुपीस, और मैंने यहाँ पर लिख दिया टू बैलेंस, सॉरी ये ब्रॉट डाउन था, नॉट कैरिड डाउन, कैरिड डाउन, ये है 1,10,000। ओके, तो पहला काम मैंने बैलेंसेस कॉपी करने का खत्म कर दिया। अब उसके बाद हमें ये देखना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 40,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000। ठीक है, तो पहले तो इतनी ही इंफॉर्मेशन पे आके मैं रुक रही हूँ। ठीक है, कितने की मशीन थी, 40,000 की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 था। तो हमको मालूम है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ से ट्रांसफर होता है। तो टू एसेट अकाउंट, या हमें मालूम है एसेट का नाम क्या है, एसेट का नाम है मशीनरी अकाउंट। तो हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, 24,000, सो 24,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। ये रहा 24,000, और यहाँ ये डेबिट में लिखा है, इधर से करके ऐसे एरो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा उड़ के, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द असेट सोल्ड। इतना लंबा नहीं लिखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बस इतना लिख दो। और ये कितना है, 24,000 रुपए है ये। ठीक है, 24,000 रुपीज। अब हमने जो असेट सेल करी है उस पे इन्होंने बोला कि प्रॉफिट है। आगे का सेंटेंस अब पढ़ते हैं हम, यहाँ से ये सेंटेंस पढ़ते हैं, वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ बुक वैल्यू। तो प्रॉफिट दिखाना है, तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये आ गया, कितने का प्रॉफिट होगा, 40,000 माइनस 24,000। 40,000 माइनस 24,000 कितना होता है, 16,000। ये क्या है, बुक वैल्यू, इसका 25%, तो ये रहा 4,000 रुपीज। ठीक है, ये कैलकुलेशन प्लीज आप ऐसे यहाँ लिखकर बताएं, या फिर आप नीचे वर्किंग नोट में दिखाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने मन में कैलकुलेशन कर लिया और दिखा दिया। नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप कहीं रफ में या ऐसे कहीं पर भी कैलकुलेशन करके आ जाएंगे। तो आपको क्लियरली दिखाना है कि कैलकुलेशन कहां पर किया गया है। ठीक है, तो आप इधर कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया है। ठीक है, तो आपको इधर दिखाना है कि ये 4,000 रुपीज का आया कैसे। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने पॉइंट नंबर 1 में जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसको यूज कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल देंगे कि एसेट की सेल का अमाउंट कितना है, क्योंकि इन्होंने ये तो बता दिया था कि 25% ऑफ बुक वैल्यू प्रॉफिट है, लेकिन ये नहीं बताया था कि सेल कितने की है। तो आप यहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर से बाय बैंक अकाउंट निकाल के लिखना पड़ेगा सेल, और आप इसे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर भी लिख दिया करिए ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया, यहाँ पर टोटल हो गया 4,04,000 रुपीज, और यहाँ पर टोटल है, सेल का फिगर ही मिसिंग था ना, was sold at a profit of 25% of book value 25। ओ अच्छा, ओके, सेल की फिगर तो निकल आ रही थी यहाँ से, सॉरी, सेल का फिगर मिसिंग फिगर नहीं है यहाँ पर। बाय बैंक तो ठीक है, बाय बैंक आएगा, लेकिन आप
यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकाल रहे हैं इसको, बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकाल रहे मतलब दिस अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट हो सकता है? उन्होंने बोला कि आपने ना सोल्ड कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब कि मैं अगर 16,000 जो कि क्या है मेरी बुक वैल्यू, कैसे आई थी याद करो, 40 माइनस 24 और उसको प्लस 4,000 कर दूं तो क्या मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा? हाँ मैम, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 16,000 की जिसकी बुक वैल्यू थी, उसको बुक वैल्यू पे 25% लगा के सेल कर दिया। या ऐसा बोल लो कि 16,000 का 125% अगर हम कर देंगे ना तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो 20,000 रुपए की एसेट हमने सेल कर दी, तो बैलेंसिंग फिगर से ये नहीं आ रहा है। मैं कैसे रुक गई? क्योंकि जब मैंने देखा कि अरे ये बैलेंसिंग फिगर से नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो अगर मैं देख रही हूँ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, इसका मतलब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे परचेज हुई है, परचेज का फिगर निकालो, तो यहाँ पे टू बैंक आएगा और ये है परचेज एंड दिस इज कमिंग बाय बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैलेंसिंग फिगर निकालना है, जो कि कहीं भी हो सकता है, डेबिट में, क्रेडिट में हो सकता है। अब अगर हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड हमें ग्रेटर दिख रहा है, इसमें मेरे पास 24,000 है और 4,44,000 है। ठीक है, 420 प्लस 20 तो ये हो गया 4,64,000 रुपीज। कितना हो गया? 4,64,000 रुपीज हो गया, जिसमें से मैंने 4,04,000 रुपीज माइनस कर दिया। कैसे 4,04,000 रुपीज? ये जो डेबिट साइड का टोटल है, तो मुझे पता चला कि हमने 60,000 रुपीज की एसेट परचेज करी है, और ये जो एसेट परचेज करी है, ये जो अमाउंट है, व्हाट इज दिस अमाउंट? दिस इज आउटफ्लो। जब भी आप कुछ परचेज करते हो तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश है, और ये जो अमाउंट है जो हमने सेल किया है, व्हाट इज दिस? दिस इज इनफ्लो ऑफ कैश, इसकी वजह से पैसा आया है। क्लियर? चलिए, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट को भी हम क्लोज कर देंगे। इसका आगे यहाँ कोई काम तो नहीं है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लेकिन क्योंकि हमने अकाउंट ओपन किया है तो उसे हमें क्लोज भी करना होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पूछ रहा होता तो वहां पर ये काम आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे आप, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, और ये आएगा डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एंड जो कि बैलेंसिंग फिगर से हम निकाल रहे हैं। तो डेबिट साइड में आपके पास है 1,10,000 रुपीज एंड 24,000 रुपीज, तो ये हो गया 1,34,000 रुपीज। ठीक है, और क्रेडिट साइड में आपके पास है 1 लाख रुपीज, तो ये आ गया 34,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर विच इज योर डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये सिर्फ क्लोज करना था इसलिए क्लोज कर दिया, यहाँ से कोई इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन, मशीनरी एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन उसके साथ ही साथ चल रहा है। अब हम पहुंच रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, पेटेंट और पॉइंट नंबर 2 इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस हमारे सामने। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम पेटेंट अकाउंट को ओपन कर लेंगे। तो ये रहा मेरा पेटेंट अकाउंट, और मैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये काम कर लूंगी। तो मेरा बैलेंस जो है, दिस इज ओपनिंग बैलेंस इज 2,80,000, यू कैन सी ओवर हियर लिखा है 2,80,000 एंड 1,60,000, सो 2,80,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, और यहाँ पर है 1,60,000 रुपीज। अब हम पॉइंट नंबर 2 में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? पेटेंट्स वर रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000, मतलब इतने सारे पेटेंट्स का आपने क्या कर दिया? राइटिंग ऑफ कर दी। डिप्रिसिएशन जैसे फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट के लिए होता है, यहाँ पर एमोर्टाइजेशन होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, और यहाँ लिख देंगे अमोर्टाइजेशन। कितने का अमोर्टाइजेशन हो गया भाई? 40,000 रुपए का अमोर्टाइजेशन हो गया है। ठीक है, अब आगे की इंफॉर्मेशन पढ़े। एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो आपको बता दिया कि कुछ और पेटेंट्स ना हमने सेल भी कर दिए, और टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स, ये कितने का हो गया? 20,000 रुपीज, 20 था ना, 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हमको हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ देख के हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड में ही आएगा। ये 2,80,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 3 लाख रुपीज हो गया, और यहाँ पर हो रहा है
ओनली 2 लाख रुपीज, तो उसे हम इधर लिख देंगे। और ये क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल। सो बाय बैंक, ये जो सेल का अमाउंट आपको नहीं दिया हुआ था ना कि सेल कितने की करी, आपको क्या बता दिया गया था, आपको बता दिया था क्या इतने प्रॉफिट पे हमने सेल करी। क्या हो रहा है भाई, बैंक लिख लो, BANK, यहाँ पर सेल लिखेंगे। और ये क्या है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ऐसा हमेशा लिखना है हमको। और ये कितने का है बैलेंसिंग फिगर, 1 लाख रुपीज का बैलेंसिंग फिगर है। तो क्या ये इनफ्लो ऑफ कैश है, यस डेफिनेटली इट इज इनफ्लो ऑफ कैश, तो हमको इसे इनफ्लो ऑफ कैश में बताना पड़ेगा। ओके चलिए, तो हमने अब सारा काम खत्म कर लिया। हमने क्या कर लिया, अभी तक आपने बनाया नहीं है तो आई एम पॉजिंग, यू कैन पॉज ओवर हियर एंड नोट डाउन। पहले हमने मशीनरी अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट से हमें 2 चीजें पता चली, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वाला अकाउंट बनाया, पेटेंट्स अकाउंट, यहाँ से हमें सिर्फ इनफ्लो ऑफ कैश पता चला है क्योंकि ओनली सेल हुई है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन, हमारा जो मेन क्वेश्चन है जिसे आप लोग पहले करेंगे, मैं बाद में नहीं कर रही हूँ, मैं पहले वर्किंग नोट कर रही हूँ। वैसे वर्किंग नोट पहले किए जा सकते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन पर्पज से मुझे ऐसा लगता है कि पहले अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें और साथ में बताए ये हमने नीचे वर्किंग नोट करे तो ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, सो कैलकुलेशन ऑफ in cash flow from investing activities अगर हम करें तो हमारे पास 2 ही 3 आइटम है यहाँ पर। पहला है कैश यूज, मैं पहले माइनस आइटम लिख देती हूँ, इन परचेजिंग। क्या परचेज किया हमने, हमने परचेज करी है एक मशीनरी, कैश यूज इन परचेजिंग मशीनरी। और वो अमाउंट कितना था, माइनस में लिखना होगा इसे, 60,000 का अमाउंट था जो कि हमने मशीनरी परचेज करने के लिए खर्च किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहीं पर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी भी है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीनरी कितना आया है भाई, सेल ऑफ मशीनरी से हमारे पास जो अमाउंट आया था इट वाज 20,000 रुपीज। ठीक है, तो 20,000 रुपए हमने मशीनरी को सेल करके कमाया है। 20,000 रुपीज को हम नीचे लिख देंगे यहाँ। ठीक है, इट इज अ पॉजिटिव फिगर। फिर उसके बाद हमने पेटेंट में भी कुछ इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है हमारा, सो कैश फ्लो फ्रॉम, सॉरी कैश फ्लो नहीं, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट लिखती हूँ मैं इसको, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, और ये है 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो आपका 2 प्लस फिगर हो गए, 1 लाख एंड 20,000 रुपीज, और माइनस फिगर में एक आ गया 60,000 रुपीज। सो जो बैलेंस बचा है वो पॉजिटिव फिगर है और 60,000 का पॉजिटिव फिगर है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना हुआ, 60,000 रुपीज हुआ है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तब तक आपका क्या काम है, आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ मेरे से करवाए गए हैं, मेरे द्वारा करवाए गए हैं, उनको आप लोग खुद से करके देखेंगे और एडिशनल क्वेश्चंस आप बुक में से करके देखेंगे। आप वहां से आंसर्स चेक कर सकते हैं, आपकी बुक्स में, सबकी बुक में आंसर्स दिए रहते हैं और इलिस्ट्रेशंस में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप करके देखिए, वहां पर सोल्यूशन भी दिया रहता है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड एट द एंड अगेन फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपको एक बहुत अच्छा कोर्स टर्म 2 के
के सारे चैप्टर्स के लिए सीबीएसई एंड आईएससी बोथ द बोर्ड्स के लिए मेरी ऐप पर अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे है, जहां पर मैं आपको हर चैप्टर डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दोज लेक्चर्स, प्लीज बाय इट। एंड अगर आप खुद ऑलरेडी किसी क्लासेस में जाते हैं, यू कैन टेल, रिकमेंड योर फ्रेंड्स, और जो भी आपके नोन लोग हैं, जो लोग किसी क्लासेस के लिए दे आर लुकिंग फॉर, और दे आर इन नॉट इन अ पोजिशन टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, यू कैन बाय इट फ्रॉम माई ऐप। एंड मैं आपसे यहाँ यूट्यूब पर तो मिलती ही रहूंगी। ठीक है, चलिए, सो हैव अ गुड डे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।